Ready? 20 seconds. Yes. We'll give you a cue. So we are live on all platforms. नमस्कार साथियों, लगभग 3 महीनों से लगातार लद्दाख में भारतीय सीमा पर हो रही चीन की घुसपैठ की खबरें हम और आप सुन रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से, सेवानिवृत्त सेना के अधिकारियों के माध्यम से, विशेषज्ञों, रक्षा विशेषज्ञों के माध्यम से और स्थानीय नागरिकों के माध्यम से लगातार सबूत भी मिल रहे हैं। सबके सामने सब कुछ है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी चीन को क्लीन चिट दे देते हैं, यह कहते हुए कि कोई हमारी सीमा में घुसा ही नहीं, और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री, नॉर्दर्न कमांड के आला अधिकारी कुछ और ही स्थिति बयान कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से यह भी जानकारी मिली है कि कैबिनेट के मंत्रियों पर चीन के विरुद्ध बोलने पर पाबंदी प्रधानमंत्री कार्यालय ने लगा रखी है। खैर, पिछले कुछ सप्ताहों में हम, मेरे अनेक वरिष्ठ सहयोगियों ने, मैंने, हम सब ने आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चीन के प्रति लगाव है उसके कई उदाहरण आपके सामने रखे। वे उदाहरण जो गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तब के भी उदाहरण हो सकते हैं, उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने उसके भी कई उदाहरण आपके सामने रखे। कैसे गुजरात में चीन की कंपनियों को प्राथमिकता उस वक्त भी दी जा रही थी, अब भी दी जा रही है, ये भी उदाहरण आपके सामने रखे। कैसे पीएम केयर्स फंड में चीन की कंपनियों का पैसा आया, उस पैसे का कोई हिसाब किताब सार्वजनिक पटल पे नहीं रखा जा रहा, वो एक अलग विषय है ही। कैसे अकेले गुजरात में स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल पार्क, टेक्सटाइल पार्क के आदि के तहत चीन की 43,000 करोड़ के करारनामे हुए, ये भी हमने आपके सामने रखा था। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2011 में तो मोदी जी ने गुजरात के स्कूलों में मैंडरिन भाषा लाने की भी घोषणा कर दी थी। उस घोषणा का क्या हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन घोषणा जरूर की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में, गुजरात के विधानसभा चुनाव में, ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की सरकार का एक मुखपत्र माना जाता है, वो लिखता था कि चीनी कंपनियां चाहती हैं कि गुजरात में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी की ही जीत हो। अगर गुजरात में मोदी जी को बड़ी जीत मिलती है तो यह चीनी कंपनियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है। चीन की कुछ कंपनियों को डर है कि यदि गुजरात में मोदी जी की हार होती है तो केंद्र में उनके द्वारा आर्थिक फैसले जो लिए जा रहे हैं उन पर ब्रेक लग जाएगा और चीनी कंपनियों को नुकसान होगा। ये ग्लोबल टाइम्स का कथन है। खैर, दो देशों में जो संबंध होते हैं उसमें कूटनीति के साथ साथ व्यापार का भी एक योगदान होता है, एक महत्वपूर्ण पहलू होता है व्यापार, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन दो देशों के जो व्यापारिक रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों में कोई भी देश, हम हो या कोई और हो, कोई भी देश अपने सामरिक हितों को ताक पर रखकर तो व्यापार नहीं करता। ऐसे तो कोई व्यापार होता नहीं, क्योंकि सामरिक हितों से बढ़कर व्यापार कभी नहीं हो सकता। वैश्वीकरण का युग है, ये हम सब जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और इस युग में कंपनियां हो या निवेश, वो भौगोलिक सीमाओं से कमोबेश नहीं बनता। ये जानकारी हम सबको है, ये ज्ञान हम सबको है। लेकिन जब चीन की एक ऐसी कंपनी को जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में एक संवेदनशील काम पिछले दरवाजे से आने दिया जाता है और उसको वो काम मिल जाता है, तो बहुत गंभीर चिंता का विषय हो जाता है। जब यह पता चले, विशेष तौर पे, कि जो चीन की ये कंपनी है ना केवल चीन की सरकार एवं सेना के डायरेक्ट नियंत्रण में है, बल्कि विश्व बैंक ने पिछले वर्ष इस पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पाबंदी भी लगाई थी, तो चिंता और बढ़ जाती है। डोंगफैंग नामक यह कंपनी
DONGFANG, डोंगफैंग नामक यह कंपनी विश्व के अनेक देशों में सक्रिय है और पाकिस्तान के साथ इसका विशेष संबंध है। जो एक बहुचर्चित प्रोजेक्ट था, पावर प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, जिसमें बाद में वहां के उस वक्त के प्रधानमंत्री को जेल भी जाना पड़ा, वो इसी कंपनी ने किया था और वो आरोप जो लगे थे इसी कंपनी से संबंधों के चलते लगे थे। जो चीन की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राहुल जी ने भी इस पर पिछले 2 वीडियो पहले भी इस पर चर्चा की थी। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इस कंपनी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यह कंपनी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। यह ऊर्जा के क्षेत्र में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में सक्रिय है। दोनों का ये कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, एक समग्र, एक सर्वांगीण समाधान इनके पास है, ये बोलते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो IoT होता है उसमें भी है सक्रिय है। इसके तहत पावर ग्रिड, स्मार्ट मीटर, मीटर के अंदर लगने वाली जो रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी होती है, RF टेक्नोलॉजी, उसमें भी यह कंपनी उसके लिए भी जानी जाती है। तो जम्मू कश्मीर में जो स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका जिस कंपनी को मिला है, उस कंपनी ने रिमोट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ठेका डोंगफैंग को दे दिया। सब कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला जो हिस्सा है स्मार्ट मीटर्स लगाने का, वो उसने डोंगफैंग कंपनी को दे दिया है। उक्त ठेका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ऊर्जा मंत्रालय ने दिया है। स्मार्ट मीटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रेडियो फ्रीक्वेंसी अथवा रिमोट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ऐसा महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील काम एक बेहद संवेदनशील इलाके में, कश्मीर में, ऐसा काम ऐसी कंपनी को दे दिया जाए जो सीधे सीधे चीन की सरकार और सेना को रिपोर्ट करती हो, तो यह विषय राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए बहुत ज्यादा गंभीर माना जाना चाहिए। बड़ी हैरानी की और हास्यास्पद बात यह भी है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद श्री जी किशन रेड्डी, जो आज गृह राज्य मंत्री हैं, 2017 में उन्होंने लगातार ट्वीट किए इस कंपनी के खिलाफ और अपनी ही सरकार को आगाह किया इस कंपनी के विरुद्ध कि भैया सुरक्षा के लिए खतरा है, डोंगफैंग नामक कंपनी को भारत में बहुत काम मिल रहा है, अपनी ही सरकार के खिलाफ। और आज वह गृह राज्य मंत्री हैं। आज वही सरकार जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में 2 लाख मीटर स्मार्ट मीटर्स, जम्मू में और श्रीनगर दोनों में 1-1 लाख मीटर्स का काम जिस कंपनी को दे रही है, वो कंपनी आगे डोंगफैंग नामक इसी कंपनी को RF टेक्नोलॉजी का काम दे रही है। विशेषज्ञों का क्या मानना? उनका यह मानना है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन जब चाहे उस इलाके में ब्लैकआउट कर सकता है, उपभोक्ताओं का संवेदनशील डेटा भी उसके हाथों में जाने का खतरा रहता है और उसका दुरुपयोग का भी खतरा रहता है। तो जम्मू कश्मीर, हम सब जानते हैं वो कितना संवेदनशील इलाका है। वहां हमारे जवान, बहादुर जवान मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहां के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, लेकिन इस सरकार ने फिर भी ये होने दिया। आज पूरे विश्व में साइबर हमलों को लेकर हर देश सजग रहता है, चेष्टा करता है कि कैसे अपने महत्वपूर्ण ठिकानों को बचाया जाए साइबर हमलों से। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट पर एक साइबर हमला हुआ, उसमें सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर आरोप लगाया। भारत में सिर्फ जून के 5 दिन में भारत के बैंकिंग क्षेत्र में 40,000 साइबर हमले चीन के द्वारा हुए। ये सारा जो डेटा है ये सार्वजनिक पटल पर है, पब्लिक डोमेन में है, मैंने भी वहीं से लिया। आज की ऐसी स्थिति जब सीमा पर हमारे जवान डट कर लद्दाख की सीमा पर मुकाबला कर रहे हो दुश्मन का, और 20 जवान हमने गंवाए भी हैं, उसके बाद जब चीन लगातार वादा खिलाफी कर रहा है, रोज खबरें आती हैं कि भाई वो वादा खिलाफी कर रहा है, आज कुछ तय होता है, कल वो नहीं कर रहा। ऐसे में आखिर क्या मजबूरी है कि जम्मू कश्मीर के लाखों नागरिकों की सुरक्षा, उनका गोपनीय डेटा, सब कुछ आप एक ऐसी कंपनी के हाथ में देने को तैयार हैं, जिस कंपनी पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। विश्व में अलग अलग जगह कई बार प्रश्न चिन्ह लगे, अमेरिका में लगे हैं, वर्ल्ड बैंक का मैंने आपको बताया, उसने उस पर पाबंदी भी लगाई थी भ्रष्टाचार के चलते। हम प्रधानमंत्री जी आपसे यह जानना चाहते हैं कि
सीमावर्ती राज्यों में ऊर्जा जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र की में चीन की एक विवादास्पद कंपनी को आप क्यों आने दे रहे हैं? ये केंद्र सरकार का बजट है, केंद्र सरकार की योजना है। तो ये प्रश्न जाहिर सी बात है हम केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री जी, जिनका चीन के प्रति लगाव जग जाहिर है, उनसे पूछेंगे। हम यह भी जानना चाहते हैं कि एक तरफ तो आप चीन से संबंधित एप्स पर पाबंदी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ वहीं चीन की कंपनी के हाथों में आप हमारे महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य का एक तरह से एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र उनको दे रहे हैं, सुपुर्द कर रहे हैं। हम ये दो प्रश्नों के उत्तर प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं। पहले मैं अंग्रेजी में कुछ इस पर बोल देता हूं, फिर आपसे प्रश्न लूंगा। फॉर द लास्ट 3 months we've been witnessing several examples on various points on our border with Ladakh. We have been witnessing incursions by the Chinese army, the PLA. Whether it's through satellite imagery, whether it's retired army officers, whether it's defense experts, whether it's local residents of Ladakh, everybody has been giving us examples of the incursions, evidences of the incursions. On the one hand, the Prime Minister of India, Narendra Modi ji, gives a clean chit to China. On the other hand, the Defense Minister and top officers of Northern Command have a different story to tell about the incursions of China. We've also been told by media reports that there is an unwritten ban on the ministers of the cabinet from speaking out against China. And we can see that. Over the last few weeks, me and my colleagues have presented before you several examples of a special relationship that our Prime Minister has with China. Not just as Prime Minister, but even when he was the Chief Minister of Gujarat, there have been several instances, several examples of a special fondness that the Prime Minister has exhibited, has shown towards China. Whether it's investments in Gujarat, not just during his tenure as the Chief Minister, but also it continues. 43,000 crores of investment through textile park, through industrial park in Dholera, through smart city projects, 43,000 crores of investments. These are the MOUs that have been signed in Gujarat over the last 5 years. So the trend continues. As Prime Minister, we've told you how many times has he visited or met his counterpart, his Chinese counterpart. But very interesting, as Chief Minister of Gujarat, Mr. Narendra Modi in 2011 announced that Mandarin will be introduced in the schools of Gujarat. I don't know what happened to that announcement, because like most announcements of the Prime Minister, there's always a question mark, what happened? In 2017, the assembly elections of Gujarat, I think this was discussed in a press conference in the past also. Global Times, which is the mouthpiece of the Chinese establishment, wrote editorials in favor of the Prime Minister, hoped and prayed on behalf of the companies of China that the Prime Minister, Mr. Narendra Modi's party, wins the assembly election in Gujarat. It was in the interest of the Chinese companies, says Global Times, that the Prime Minister's party wins in Gujarat again, whatever the reasons. We all understand that diplomacy and trade are the two tools that countries use to cement their relationships. But we also understand that you do not sacrifice or compromise your strategic interests when you partner with another country, when you enter into trade agreements with another country, when you allow the companies of other country to get into your country. You always try and safeguard your strategic interests. That's the way we have seen governance. That's the way we've understood governance. We also understand that we are in an era which is completely globalized, and under this era, you cannot expect investments to follow geographical boundaries. We do get investments from abroad, from different companies, from different countries. That's normal under globalization. Having said that, what is worrying is when a company from China, which has several question marks around the globe
for its integrity, for its proximity, not just proximity, direct control of the Chinese army and the Chinese government, when that company is allowed to enter into a strategic area of a sensitive state like Jammu and Kashmir, then there are question marks. Then these are worrying signs. That's why this press conference, that's why I wanted to bring to your notice this particular company called Dongfang. Now, Dongfang is it's a very fairly well-known company. It is active in various parts of the world. There have been question marks against it by the World Bank. World Bank, in fact, banned it for a while because of corrupt practices. It is very active in Pakistan. It is considered to be very close to the current Pakistani establishment also. The famous, infamous, whatever you want to call it, the infamous Nandipur power project of Pakistan was done by this company. This is the same project because of which the then Prime Minister of Pakistan had to go to the jail. This company plays a very important role in the Belt and Road, the very ambitious Belt and Road initiative of China. This initiative was mentioned by Rahul ji last week in one of his video conversations on China. This company is well known in the energy sector, both hardware and software, in the IoT, the Internet of Things. It is well known in the power grid sector, in the smart metering, also the radio frequency technology, the RF technology. This company is well known for that. So there is a contract, there is a tender, there was a tender by the Ministry of Power for smart metering in Jammu and Srinagar, 1 lakh meters each. So the company which got this contract has further subcontracted to Dongfang the remote communication technology component of this tender. In any smart meter, the radio frequency or the remote communication system is a very, very critical component of a smart meter. So if a company controls or has the RF technology of a smart meter, that company can access the data of the consumer, the profiling of the consumption, everything that company will have access to. Also, that company, according to experts, can ensure a blackout in that area within minutes, within seconds. So if RF technology, something as critical as this, goes to a company which, as I have described the credentials of the company, especially in an era where there are border disturbances, there is absolute mistrust. We faced cyber attacks in the past 2 months. In June itself, 5 days of June, Indian banking sector faced 40,000 cyber attacks from China. Cyber attacks are something which every country is worried about. Everybody is trying to safeguard its interests against cyber attacks. Australia faced a massive cyber attack. The Australian Parliament faced it. And the government of Australia directly blamed China for that cyber attack. So we are talking about the threat to the consumers of Jammu and Srinagar. We are talking about their data being compromised. We are talking about the risk of a blackout. So we demand from the Prime Minister, we want to know, what is the compulsion? Why would the government allow a company like Dongfang to get into Jammu and Srinagar, to get into the electricity power sector, to get into the remote, the RF technology area of the power sector? Why? What are your compulsions? On the one hand, you're banning all the Chinese apps, which is fine, absolutely fine. But on the other hand, you allow something as critical as your power consumption data, that too of Jammu and Srinagar, going to the hands of Dongfang, which is not only reporting to the Chinese army and the Chinese government, which has very close ties with Pakistan, the current establishment of Pakistan. These are very critical questions in a time when our brave Jawans are trying to protect our borders in Ladakh. We do not expect the government to act the way it is acting. Your questions, please. थैंक यू पवन जी. पहले सुओ मोटो से संबंधित सवाल पूछे, उसके बाद पूछे.
क्या सो मोटो से कोई संबंधित सवाल नहीं है? झा जी, मेरा एक सवाल है। आप तो किसी और विषय पे है ना आपका, अनुराग जी? नहीं, इस पे सुओ मोटो पे भी है, उस विषय पे मैं बाद में पूछूंगा। ठीक है, पूछ ले। हाँ। पवन जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट से टेंडरिंग में है या सब टेंडरिंग में दिया गया है, और क्या ये प्रोजेक्ट दे दिया गया है या अभी प्रोसेस चल रहा है? जिस कंपनी को, अनुराग जी, ये टेंडर मिला है, जो ये ठेका मिला है इस काम को करने का, स्मार्ट मीटर लगाने का, उसने यह सब टेंडर आरएफ टेक्नोलॉजी का जो हिस्सा है स्मार्ट मीटर का, वो इस कंपनी को दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील इलाका है, वहां सीधा केंद्र सरकार का ही शासन है, वहां सब कॉन्ट्रैक्ट मिले और ऐसी कंपनी को मिले जो कि चीन की सेना से संबंधित हो, चीन की सरकार को रिपोर्ट करती हो और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के भी बहुत करीब हो, तो यह प्रश्न और ज्यादा गंभीर हो जाता है। जी, थैंक यू। राकेश कपूर जी। खेड़ा जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से चाइनीज एप्स पर प्रतिबंध लगा रही है भारत सरकार, एक लिस्ट जिसे ब्लैक लिस्ट कहा जा सकता है, क्या ऐसी ब्लैक लिस्ट चाइनीज कंपनियों की तैयार नहीं की जा सकती? क्योंकि आप भी पहले भी एक दो कंपनी, सारी कंपनियों की एक बार निशानदेही कर दी, ब्लैक लिस्ट बना दी। राकेश जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही, बहुत सही प्रश्न उठाया। जैसे अब ह्यूवाई है, पेंटागन ने भी ह्यूवाई पर पाबंदी लगाई है, उसके विषय में बहुत गंभीर टिप्पणी की। ह्यूवाई और डोंगफेंग आपस में बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करते हैं, आपस में जुड़ी हुई दो कंपनीज। तो इस तरह की अनेक कंपनीज हैं, और बड़ी हैरानी की बात है कि ह्यूवाई को भी हमारे देश ने, हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा तवज्जो दी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये ऐसा समय है जब चीन और भारत के संबंधों में सीमा को लेकर बहुत बड़ा विवाद है। ऐसे समय में इन कंपनीज को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने देना हमें लगता है बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उपभोक्ता के इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की, उदाहरण की बात करें तो जो ऊर्जा के जो उपभोक्ता हैं जम्मू और श्रीनगर के, उनके लिए भी ये खतरनाक हो सकता है, और उनके डेटा के लिए भी ये सरेआम दुश्मन के हाथ में ये डेटा देने वाली बात होगी। तो बिल्कुल ऐसी कंपनियों पर अब पुनर्विचार होना ही चाहिए। थैंक यू पवन जी। तरुण कालरा, सुओ मोटो पे सवाल है आपका? Yes, my question is on suo moto. Mr. Pawan, ये जो आपने एलिगेशंस लगाए हैं ये पहले भी लगते आए हैं, और इसके ऊपर जिस कंपनी को डायरेक्ट ठेका मिला है, टेक्नो इलेक्ट्रिक, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर का भी ये स्टेटमेंट आया था, मिस्टर पीपी गुप्ता का, कि कोई भी पार्ट सब उनको आगे कॉन्ट्रैक्ट तो दिया गया है, ये वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई भी पार्ट इंपोर्ट नहीं किया जाएगा चाइना से, और वहां के डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप कर दी है। पार्ट तो हार्डवेयर का हिस्सा हुआ, आप आइए सॉफ्टवेयर पे। पार्ट कहां से आता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, डेटा कहां जाता है, किसके नियंत्रण में है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। पार्ट में ये मान भी लेता हूं एक मिनट के लिए कि शाहदरा में बन रहा है, चलिए मान लेते हैं एक मिनट, उसका नियंत्रण किसके हाथ में है? वो कंपनी कौन सी है जो मेरा स्मार्ट मीटर के भीतर जो आरएफ टेक्नोलॉजी है उसको कंट्रोल करेगी, और उस आरएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो डेटा संग्रहित करेगी, उस डेटा का वो कहां निस्तारण करेगी, कहां देगी वो डेटा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ये प्रश्न चिन्ह लगता है, इसलिए ये संशय होता है कि ऐसी कंपनी जो कि चीन की सरकार और पीएलए से संबंधित कंपनी हो, वो पार्ट्स कहां से लाती है, हमें उसमें कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि और हमारा डर और हमारी चिंता सिर्फ इस बात की कि वो हमारा डेटा, हमारे जम्मू और श्रीनगर के नागरिकों का महत्वपूर्ण कंजम्पशन डेटा कहां देती है, उसका, उस डेटा का क्या उपयोग करती है, और अगर ऐसी कंपनी के हाथ में ब्लैकआउट करने का कंट्रोल है तो क्या ये गंभीर है या नहीं?
सिद्धार्थ फ्रॉम ANI। सर नमस्कार, मेरा सुओ मोटो पर नहीं है, दूसरा सवाल है, पूछ सकता हूँ? प्रणव जी डिसाइड करेंगे। हाँ पूछ ले अब। सर मेरा ये कहना है कि दो सवाल है मेरे। पहला ये कि जो मायावती जो हैं बसपा प्रमुख, उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं अपने विधायकों को कि उनकी पार्टी की सदस्यता खारिज कर दी जाएगी अगर वो कांग्रेस के पक्ष में वोट डालते हैं, और लगातार कांग्रेस काम करती है। पिछले टेन्योर में भी यही काम किया गया और इस टेन्योर में भी यही किया गया। बीएसपी के विधायकों को कांग्रेस के अंदर डाल दिया गया। इस आरोप पे आपका क्या कहना है? दूसरा सवाल मेरा है कि सरकार ने पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री कॉमर्स की जो कमेटी है संसद की, उसमें साफ तौर पे मान लिया है कि 100 मिलियन जॉब्स के ऊपर कोरोना की वजह से सीधे तौर पे असर पड़ेगा और 100 मिलियन नौकरियां जाएंगी। इस पे कांग्रेस क्या? पहला प्रश्न आपका मायावती जी से संबंधित है। तो मायावती जी की जो मजबूरियां हैं वो भी सर्वविदित हैं, सबको मालूम है किन मजबूरियों के चलते उनको इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। वो मजबूरियां अब किसी से छिपी नहीं थी। अब कोई मजबूर हो, पिछली प्रेस वार्ता में मैंने कहा था, कोई नेता मजबूर हो जाए तो वो अपनी विचारधारा भी छोड़ देता है, वो अपनी पुरानी जो स्टैंड्स होते हैं उनको भी बदल लेता है। तो मजबूर नेता के विषय को ज्यादा गंभीरता से कोई लेता भी नहीं और ना ही लेना चाहिए। आपने कहा 100 मिलियन जॉब्स के विषय में, राहुल गांधी बहुत पहले से, फरवरी से ही आगाह करते चले आए। इस सरकार को कोरोना महामारी से होने वाले आर्थिक नुकसान पर भी उन्होंने खुलकर कई बार आगाह किया। इस सरकार को, सरकार ने जो भी निर्णय लिए ना केवल विलंब से लिए बल्कि बिना किसी योजना के लिए। लॉकडाउन किस तरह से, उस लॉकडाउन के चलते मजदूरों को सड़क पर पैदल जाना पड़ा, कोई उनके बारे में सोचा नहीं गया, कोई योजना नहीं की गई। कांग्रेस अध्यक्षा ने कई पत्र लिखे, कई बार सुझाव दिए, कुछ सुझाव माने, विलंब से माने, लेकिन हाँ कुछ सुझाव माने भी सरकार ने। हम बार बार कहते रहे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सबको साथ लेकर चलिए, मुख्यमंत्रियों से भी बात करिए। आपको हैरानी की बात है कि रेड जोन और येलो जोन और जो जोन्स में जो वर्गीकरण किया गया था उसमें भी राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को स्मरण कराया कि ये वर्गीकरण दिल्ली में बैठकर नहीं हो सकता। वहां के सीएम और सीएम से भी ज्यादा डीएम ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे कि किस इलाके में क्या वर्गीकरण करना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने कोरोना को जिस तरह से, उसके बारे में जो निर्णय लिए कोरोना से निपटने के बारे में, उससे ना केवल बीमारी जिस तरह से बढ़ रही है वो आपने देखा, पूरे देश में जो स्थिति हो रही है वो भी आपके सामने है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था की स्थिति हुई है वह भी बिना किसी योजना के जब आप निर्णय लेंगे तो वह यही होगा। पहले भी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, अब ध्वस्त हो गई है। कोरोना से पहले भी कोई अर्थव्यवस्था, 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का तो कोरोना से पहले ही टूट चुका था। और कैसे आंकड़े छिपाए जा रहे थे, कैसे आंकड़े बिल्कुल पहले तो तोड़ मरोड़ के पेश किए जाते थे, उसके बाद आंकड़े आने ही बंद हो गए थे। तो आंकड़ों के साथ भी इन्होंने पूरा खिलवाड़ किया, आंकड़ों का एनकाउंटर करते चले आए, क्योंकि सच से ये बचना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि सच लोगों के सामने आए। आंकड़े आप दीजिए या न दीजिए, भूखा पेट किसी आंकड़े को नहीं विश्वास करता, उसको मालूम है कि भूख क्या होती है। बिलाल जी पूछिए सवाल। पवन जी, बिलाल सब्जारी अर्ज कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल है, जिस तरह से आपने डॉग फैंग कंपनी के रेलेवेंस से अभी पूरी वार्ता की, और जिस तरह से आपने कहा कि ऐसी कंपनी जो चाइना की आर्मी को सीधा सीधा रिपोर्ट करती है, और आपने ये भी जिक्र किया कि इसका पाकिस्तान से भी संबंध है। तो अभी तक तो हम ये देखते आए थे कि आईएसआई के माध्यम से पाकिस्तान हिंदुस्तान में जासूसी करता रहा है, या चाइना की अपनी इंटेलिजेंस हिंदुस्तान में जासूसी करती रही है, जिस तरह से रॉ भी करती है दूसरे देशों में। लेकिन ये जो मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है कॉर्पोरेट स्टाइल में, चाइना ने जो नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया है हिंदुस्तान के अंदर, आपको लगता है कि ये अलग किस्म की जासूसी इंट्रोड्यूस हुई है हिंदुस्तान के अंदर और ये बड़े भयंकर है, ये बहुत, इसकी रेंज बहुत ज्यादा हो सकती है? बिलाल जी, जैसा मैंने कहा
ये एक वैश्वीकरण का युग है, इसमें निवेश को, कंपनियों को रोका जाए ये हो नहीं सकता, संभव नहीं किसी भी देश के लिए। हम बड़ी गंभीरता पूर्वक बात करते हैं, यहाँ वहां की बात करने का लाभ नहीं होता, लेकिन सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, भौगोलिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, जैसे इस केस में जम्मू कश्मीर है, और सामरिक दृष्टि से ऊर्जा में भी, वो भी आरएफ टेक्नोलॉजी, आपके स्मार्ट मीटर की जो टेक्नोलॉजी, उसमें मुझे लगता है सरकार को बहुत सोच समझ के निर्णय लेने चाहिए। कंपनी, चाइना में हर कंपनी, लगभग हर कंपनी मान के चलिए कि सरकार के नियंत्रण में है। जैसे पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि सेना के हाथ में एक देश है, तो चीन में एक पार्टी के हाथ में एक देश है, तो पार्टी के ही हाथ में सारी कंपनीज हैं, इसमें भी हमें कोई संशय नहीं। लेकिन हमारा जो प्रश्न है, हमारी जो चिंता है, वो इस बात को लेकर है कि कोई भी ऐसी कंपनी को इस तरह का काम ऐसे इलाके में देना जो संवेदनशील हो, जो पाकिस्तान के और चाइना के बॉर्डर पे हो, ऐसे इलाके में हम हमारे उपभोक्ताओं का पूरा भविष्य, एक तरह से उनका पूरा डेटा दे दें किसी ऐसी कंपनी को, मुझे लगता है उस पे सरकार को बहुत गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। Thank you. Samya, please ask your question. Sir, my question to you is about the Bhumi Pujan that is set to take place on 5th August. Well, there are definitely certain political parties who have objected to the live telecast. We have also seen how Ashok Chavan, Congress leader, has said that, while all religious places have been shut during the COVID time, it's going to be only sensible to not carry out the telecast per se as far as the virtual, puja is concerned. So what is Congress's official stand on it, sir? We are absolutely sure, and we hope that the government will adhere to all the norms of the new reality of COVID and ensure that nobody's health gets compromised with. संदीप स्वर्णकार जी। नमस्कार पवन जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। मेरा 2 क्वेश्चन है, एक तो सुओ मोटो पे है, एक राजस्थान के ऊपर है। सुओ मोटो पे जो है, आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जो कि हालांकि फैक्ट भी है, लेकिन आप एलिगेशन की तरफ ही मतलब एलिगेशन ही बोल रहा हूँ, जो कि चाइनीज कंपनी के हाथ में हमारा डेटा चले जा रहा है और पूरा चाइना गवर्नमेंट के पास हमारा डेटा चले जा रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है, फिर भी ये क्यों नहीं रोका जा रहा है? इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या उद्देश्य है? आप क्या पहले इसके ऊपर बताएंगे, फिर राजस्थान? जी, हमारा भी प्रश्न यही है जो आपका प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। मैंने भी सरकार से यही प्रश्न पूछा, कांग्रेस पार्टी भी यही जानना चाहती है कि एक संवेदनशील इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, उसमें भी ऊर्जा का क्षेत्र, पावर सप्लाई, उसमें स्मार्ट मीटरिंग के तहत जो आपका डेटा है कंज्यूमर का, वो उसकी गोपनीयता होती है, वो डेटा बड़ा महत्वपूर्ण डेटा माना जाता है। और आप ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे संवेदनशील भौगोलिक इलाके में अचानक ब्लैकआउट की स्थिति हो जाए, वो परिस्थिति वो कंपनी कर सकती है जिसके हाथ में ये टेक्नोलॉजी। इसलिए ये प्रश्न उठता है कि जो ये सब कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दिया गया है, उस पर सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के, जम्मू और श्रीनगर के हमारे नागरिक, उनकी सुरक्षा की पूरा जिम्मेदारी सरकार की है। उनके डेटा की सुरक्षा, उनकी अपनी सुरक्षा, ये सब जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है और सरकार को इस पे तुरंत हस्तक्षेप करना ही चाहिए। ये तो सरकार को भी पता है कि डेटा चला जाएगा, फिर भी इसका पीछे कारण क्या है? क्यों नहीं रोका जा रहा है? यही बात हम सरकार से जानना चाहते हैं। ऐसे वक्त जब हमारे बहादुर जवान सीमाओं पर लद्दाख की रक्षा कर रहे हैं, चीन लगातार वादा खिलाफी कर रहा हो, पूरा देश चिंतित हो हमारी सीमा सुरक्षा को लेकर, ऐसे में इतना महत्वपूर्ण काम एक ऐसी कंपनी को दिया जा रहा हो जो कि चीन की सरकार के नियंत्रण में हो, चीन की आर्मी के नियंत्रण में हो, पाकिस्तान से बड़ी नजदीकी संबंध रखती हो, तो ये गंभीर विषय है। और राजस्थान के ऊपर छोटा क्वेश्चन है, जो गवर्नर के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रेशर भी डाल रहा है और गवर्नर साहब भी राजी भी हो गया,
तो आगे क्या रणनीति है, क्या करेंगे कांग्रेस, क्या करेगा कांग्रेस? आज फिर से गवर्नर साहब को भेजा है। गवर्नर साहब के अधिकार बड़े सीमित होते हैं। गवर्नर साहब के हाथ संविधान द्वारा बंधे हुए होते हैं। कैबिनेट की अनुशंसा को गवर्नर साहब एक बार लौटा सकते हैं, उसके बाद नहीं लौटा सकते। कैबिनेट की अनुशंसा गवर्नर साहब को माननी ही होती है। ये नियम है, ये संविधान है, ये कानून है। इसके बाद इस पे कोई बात रह नहीं जाती। गवर्नर साहब इसमें कुछ नहीं कह सकते। और बिल्कुल साहब, हाँ जी बोलिए। नहीं बोलिए, सॉरी। तो एक चुनी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट है, वो चाहते हैं कि असेंबली सेशन हो, तो इसमें किसी को रोड़े अटकाने का अधिकार भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के प्रति अन्याय है। और इसमें सचिन पायलट प्लस 16 दो को तो कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त कर दिया। सचिन पायलट प्लस 16 को भी बुलाया जाएगा कांग्रेस पार्टी से। जो भी सदस्य है, जाहिर सी बात है, जब सेशन होता है तो सब सदस्यों को आना होता है। वो किसी भी पार्टी के हों, वो निर्दलीय हों, सबको आना है, क्योंकि वो इसीलिए तो चुने गए। विधानसभा में जाकर ही तो राज्य के हित की बात करेंगे, वहीं तो जाकर आप निर्णय लेते हैं, नीतिगत निर्णय वहीं तो लिए जाएंगे। तो कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, कांग्रेस के विधायक हों, निर्दलीय विधायक हों, सबको विधानसभा के सत्र में तो आना ही चाहिए, आना ही होता है। Very diplomatic answer. No, this is a fact also. Absolutely. Thank you. इनफैक्ट संदीप जी के साथ जो है वन ऑन वन करना होता है। इट्स मोर ऑफ एन इंटरव्यू देन अ क्वेश्चन आंसर। And invite अनुराग जी। I am very much interested in Congress ना। Good. जी जरूर। अनुराग भाई सवाल पूछिए अपना। सर, मेरा सवाल लोनी से विधायक है भाजपा के, उनसे रिलेटेड है। उन्होंने कहा है कि बकरीद पर अगर किसी को बलि देने का शौक है तो वो अपने बच्चों की बलि दे दे। इस तरह के टिप्पणियों पर मुझे नहीं लगता हमें कुछ बोलना चाहिए या इनको कोई तवज्जो मैं नहीं देना चाहता। उम्मीद करें कि इनको टेलीविजन पर आप लोग भी ना दिखाएं, इनके ऊपर प्रोग्राम ना करें, ये जरूर कह दें आप। बिल्कुल, मतलब ये तो उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो भाजपा की बजाते हैं, इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की टिप्पणियां जानबूझकर की जाती है। मुझे नहीं लगता इनको तवज्जो देना ही मुझे एक अपराध लगता है। वो अपराध मैं नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं हम में से कोई नहीं करेगा। थैंक यू। सिद्धार्थ, आपका हैंड रेज है, क्या सवाल है आपका? सर, राजस्थान में आप लोग गवर्नर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अभी जो राजस्थान के इंचार्ज हैं अविनाश पांडे जी, उन्होंने हैशटैग आप लोग चला रहे हैं गेट वेल सून कलराज मिश्र, तो इससे क्या माना जाए? देखिए, किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध कोई मोर्चा नहीं खोला जाता। कांग्रेस पार्टी कभी किसी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलती। कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने के लिए मोर्चा खोलती, और उसके लिए हम बिल्कुल जो बन पड़ेगा करेंगे। संविधान की रक्षा हम करेंगे। हम बार बार ये दोहरा रहे हैं, सिस्टम है, संविधान है, नियम है। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी होती है, हर राज्य में होती है। विधानसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमिटी तय करती है कि क्या एजेंडा होगा एक हाउस का, एक असेंबली सेशन में। उसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं रहता। उसमें मुख्यमंत्री जी गवर्नर को लिख कर दें, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो लिखकर सूचित करें कि ये एजेंडा है। तो जो गवर्नर साहब ने जानकारियां मांगी वो संविधान सम्मत नहीं है, वो नियम सम्मत नहीं है। संविधान की रक्षा के लिए मोर्चा खोलना तो मुझे लगता है मेरा भी कर्तव्य और आपका भी कर्तव्य और हम सबका कर्तव्य, क्योंकि संविधान है तो हम हैं। थैंक यू सर। थैंक यू पवन जी। सवाल मेरे ख्याल से खत्म हो गए हैं और हम चाहे तो ब्रीफिंग हम एंड कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू पवन जी। थैंक यू।